नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी विरोध की जिद पर अड़े राहुल गांधी को आज नरेंद्र मोदी ने ही कैसे बचा लिया, आज इसके बारे में बताऊंगा। सड़क पर खड़े राहुल को मोदी हेलीकॉप्टर क्यों देना चाहते थे? राहुल पर बड़ा हमला हो सकता था क्या, जो मोदी ने बचा लिया? अमेरिका से आया नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत भी आपको दिखाऊंगा। मोदी को भ्रष्ट बताने के चक्कर में कांग्रेस ब्लंडर कर बैठी है। ड्रोन डील के वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज जो पूरा सच बता देंगे, आज आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हौसला दिया तो भारत चांद पर इतिहास लिखने वाला है कैसे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चांद पर जा रहे भारतीय चंद्रयान 3 की अनसुनी कहानी आपको बताऊंगा। इसके अलावा बारिश से मची तबाही की डरा देने वाली तस्वीरें होंगी। और आखिर में टीपू सुल्तान की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसका सच भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। तमिलनाडु में कैबिनेट मंत्री वी सेंथिल बालाजी को राज्यपाल आरएन रवि ने बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के फैसले से बढ़के तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। सेंथिल बालाजी को ईडी ने 14 जून को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। सारे विपक्षी दलों की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित होगी। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हो चुकी है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि विपक्ष की बैठक में बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी। शरद पवार यह भी बोल रहे थे कि विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी परेशान है, पीएम मोदी बेचैन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। केजरीवाल ने आतिशी को वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। कैबिनेट में फेरबदल की फाइल पर एलजी की मंजूरी मिल गई है। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड और माफिया अतीक अहमद की बहन का सुराग यूपी पुलिस को मिल गया है। आयशा नूरी की लेटेस्ट फोटो यूपी पुलिस के हाथ लगी है। आयशा के साथ उसकी बेटी मंतशा की भी तस्वीर नजर आई है। बताया जा रहा है कि बकरीद मनाने के लिए आयशा नूरी दिल्ली एनसीआर में मौजूद है और किसी भी वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे करीबी आर्मी जनरल को गिरफ्तार कर लिया है। रूस की मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जांच के दौरान पुतिन को पता चला कि उन्हीं की सेना का जनरल सरगई सुरोविकीन वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मदद कर रहा था। फ्रांस में पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क गई और उसका दूसरा दिन भी आज विभत्स रूप देखने को मिला। फ्रांस के अलग अलग शहरों में लोग इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस ने अब तक 150 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पेरिस में पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक युवक को गोली मार दी थी। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। इसी के बाद पूरे फ्रांस में कई शहरों में हिंसा भड़क गई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि मोदी विरोध की जिद पर अड़े राहुल को आज मोदी ने ही कैसे बचा लिया। सड़क पर खड़े राहुल को मोदी हेलीकॉप्टर क्यों देना चाहते थे? राहुल पर बड़ा हमला हो सकता था, क्या नरेंद्र मोदी ने बचाया? इस समय विपक्ष की हालत यह है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इतने बेचैन हैं कि मुद्दा कोई भी हो, कितना भी संवेदनशील हो, बिना जाने समझे सिर्फ राजनीति के लिए उसमें कूद पड़ते हैं। यानी विपक्ष का सीधा फंडा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए जो करना पड़े करो, जो करो भैया करो, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराओ। यह इस वक्त विपक्ष का मोटिव दिखता है। फिर चाहे वो मुद्दा सुलझने के बजाय और उलझ जाए, फिर चाहे टेंशन कम होने की बजाय और बढ़ क्यों ना जाए, लेकिन करो। और इसका ताजा उदाहरण मणिपुर में देखने को मिला। पिछले कुछ दिन से मणिपुर में स्थितियां कंट्रोल में आने की तरफ जाती हुई दिख रही थी। कोई बहुत बड़ी हिंसा की घटना कुछ दिन से नहीं हुई। कुछ दिन से आगजनी बंद थी, गोलीबारी बंद थी, बताया जा रहा था। और जब स्थितियां कंट्रोल में करने की दिशा में काम चल ही रहा था,
तो राहुल गांधी इस जिद के साथ मणिपुर पहुंच गए कि उन्हें तो सड़क के रास्ते ही मणिपुर का दौरा करना है। मणिपुर जाने से उनको रोका किसी ने नहीं कि नहीं नहीं मणिपुर मत जाइए, जाइए भाई, आप नेता हैं विपक्ष के, जाइए। लेकिन उनके मणिपुर पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने बता दिया था कि वो सड़क के रास्ते सफर करने से बचें और जहां जाना है वहां हेलीकॉप्टर से जाएं। भाई संवेदनशील एरिया है, अभी स्थितियां कंट्रोल हो रही हैं। आप राहुल गांधी हैं, बड़े नेता हैं, आप वहां जा रहे हैं सड़क के रास्ते, कल को कोई हमला कर दे, कोई गोली चला दे, कुछ हो जाए, किसकी जिम्मेदारी बनेगी? इसलिए प्रशासन ने कहा कि सर सड़क के रास्ते मत जाइए, डेंजरस होगा, इतना लंबा रास्ता है। भाई नक्सली हिंसा का जो इलाका होता है वहां क्या होता है, भाई यही ना कहते कि सड़क के रास्ते मत जाइए सर, खतरा हो सकता है। उसी तरह से यहां मणिपुर में अभी तनाव बना हुआ है, 100% खत्म नहीं हुआ है, तो राहुल गांधी से भी कहा गया कि सड़क के रास्ते मत जाइए, हेलीकॉप्टर से चले जाइए। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, मणिपुर पहुंच गए, अपना काफिला लेकर सड़क के रास्ते निकल गए। तो बीच में मणिपुर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, इससे मत जाइए सड़क से, कहा कि सड़क से यात्रा करना ठीक नहीं है, मना कर दिया उनको। अब उन्हीं की सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है कि मत ऐसा कीजिए, लेकिन कांग्रेस कहने लगी कि राहुल गांधी को मणिपुर में रोका जा रहा है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस कहने लगी कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से बीजेपी परेशान हो गई। सुनिए कांग्रेस क्या कहने लगी। रोकना हिंसा को है, बचाना लोगों को है, रोका राहुल गांधी को जा रहा। और ये पहला वाक्य नहीं है, जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीमपुर जा रहे थे तब आपने रोका था। हर बार अगर राहुल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं तो आप रोकते हैं, लेकिन इतिहास भी साक्षी है कि वो जहां जाने के लिए निकलते हैं अंततोगत्वा वहां पहुंचते जरूर है। इतिहास तो इस बात का भी साक्षी है कि राहुल गांधी जिस लखीमपुर जाना चाहते थे, जिस हाथरस जाना चाहते थे, जब वहां पर तनाव ऑलरेडी बना हुआ था, पुलिस प्रशासन वहां की स्थिति सुधारने में लगा था, उसे राहुल गांधी की सिक्योरिटी में लगाना पड़ जाता। उन्हीं जगहों पर जब चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। आज भी राहुल गांधी से यह नहीं कहा जा रहा था कि आप लोगों से मत मिलिए, उन्हीं की सेफ्टी के लिए कहा जा रहा था कि सड़क के रास्ते मत जाइए, लंबा रास्ता पड़ेगा, पूरे रास्ते सिक्योरिटी जो है, कहीं भी 19-20 हो गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस तिल का ताड़ बनाने लगी। कहानी क्या है वो भी सुनिए, क्योंकि कहानी कुछ और ही है। पूरी कहानी क्या है मैं बताता हूं। मणिपुर जाने से पहले राहुल गांधी से वहां के प्रशासन ने कुछ रिक्वेस्ट की थी, लेकिन राहुल गांधी ने वो रिक्वेस्ट अनसुनी कर दी। और जब वो मणिपुर पहुंचे तो क्या हुआ पहले वो देखिए। राजधानी इंफाल पहुंचते ही राहुल गांधी एयरपोर्ट से पूरे दल बल के साथ चूरा चांदपुर के लिए रवाना हो गए, जहां राहत शिविर में राहुल गांधी विस्थापितों से मिलने वाले थे। लेकिन बीच में ही विष्णुपुर नाम की जगह पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया, क्योंकि वहां सड़क के आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। इसमें कुछ लोग राहुल गांधी के समर्थन में थे तो कुछ लोग विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। अब मणिपुर की जो स्थिति है उसमें इस तरह के माहौल में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए राहुल गांधी से कहा गया कि सर बाई रोड विष्णुपुर से आगे जाने का आपका फैसला ठीक नहीं लग रहा, मत जाइए, हेलीकॉप्टर से चले जाइए। भाई किसी को मिलने से रोकना होता तो वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करता, वो कहता नहीं नहीं आगे नहीं जाने देंगे। हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है कि जाइए ना मिल लीजिए, लेकिन नहीं हम तो रास्ते सड़क के रास्ते से जाएंगे। विष्णुपुर की पुलिस का यह भी कहना था कि राहुल गांधी को सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए रोका गया था, क्योंकि हाईवे के दोनों तरफ लोग जमा थे और ऐसे में राहुल पर ग्रेनेड अटैक भी हो सकता था। सुनिए विष्णुपुर के एसपी क्या बता रहे हैं। Seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further. Rather take action. Rather go to Churchandpur, the destination by helicopter. That's it. Possibility of blasting the grenades along the highway, which a VIP is going to move today. Chances cannot be ruled out. We are simply trying to provide security, safety by not allowing or crossing this point. That's it. पुलिस कह रही है कि उन पर इतना लंबा रास्ता है, हाईवे है, कोई ग्रेनेड फेंक सकता था, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हम राहुल गांधी को बचाने के लिए उनसे कह रहे हैं कि सड़क के रास्ते मत जाइए, लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स आ गई। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि राहुल गांधी को मणिपुर में रोका गया, दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि राहुल गांधी जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच ही जाते हैं। कांग्रेस खुद ही अलग अलग बातें कर रही है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि ना केंद्र सरकार और ना ही मणिपुर की सरकार
किसी ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि कुछ सुझाव दिए थे, क्योंकि मणिपुर का मामला बहुत संवेदनशील है और मणिपुर को लेकर किसी भी नेता का कोई बयान या एक्शन वहां पर बहुत असर दिखा सकता है। इसलिए राहुल गांधी के मणिपुर जाने से पहले उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मणिपुर में हालात संवेदनशील है, वहां जिम्मेदारी दिखाएं। राहुल गांधी मणिपुर में हेलीकॉप्टर से चूराचांदपुर जाएंगे, उनसे पहले ही रिक्वेस्ट की गई थी। सड़क मार्ग से जाने पर गड़बड़ी होने की आशंका है, उनको पहले से बताया गया था। हेलीकॉप्टर से जाना सड़क मार्ग की तुलना में सुरक्षित है, यह उनको बताया जा चुका था। गृह मंत्री अमित शाह भी हेलीकॉप्टर से चूराचांदपुर गए थे, वो भी सड़क के रास्ते नहीं गए थे। सब उनको पहले से पता था, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया कि अरे देखिए पहुंचे तो उनको रोक दिया। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने इनमें से कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की इसी जिद की वजह से मणिपुर में तनाव बढ़ गया है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस ये रिक्वेस्ट मान लेते तो मणिपुर में वो नहीं होता जो आज राहुल के पहुंचने पर हुआ। राहुल गांधी जब इंफाल से सड़क मार्ग से चूराचांदपुर जा रहे थे तो विष्णुपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कई संगठनों ने राहुल के दौरे का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। ये देखिए किस तरह से विष्णुपुर में हंगामा हो रहा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। बताइए, ये सिर्फ वहां पहुंचने पर हंगामा हो गया और राहुल गांधी कह रहे नहीं मैं पूरे रास्ते ट्रैवल करके जाऊंगा। माहौल देखिए वहां का, जरा दिखाइए लोगों को। अब आप सोचिए, ऐसे में देश के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी, बड़ी पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी को सड़क से जाने देना क्या सेफ था? इतना ही सेफ होता तो गृह मंत्री अमित शाह नहीं चले जाते। और सेफ हो इसी के लिए ना प्रयास चल रहा है। कोई तो ये नहीं कह रहा कि भाई 100% स्थिति सुधर गई है। हंगामे और विरोध के बाद राहुल गांधी ने वही काम किया जो उनसे पहले कहा गया था। विरोध प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी वापस इंफाल लौटे। फिर इंफाल से हेलीकॉप्टर के जरिए राहुल गांधी चूराचांदपुर पहुंचे और राहत शिविर का दौरा किया। तो यही ना कह रहे थे बॉस, यही ना रिक्वेस्ट राहुल गांधी से मणिपुर जाने से पहले की गई थी। यही बात ना विष्णुपुर में राहुल गांधी को समझा रहा था प्रशासन रोक कर कि सर हेलीकॉप्टर से चले जाइए, सर हेलीकॉप्टर से चले जाइए। लेकिन नहीं, हमको रोका, देखो जाने नहीं दे रहे हैं, ये सब विजुअल, ये सब हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर वही हेलीकॉप्टर से गए, वही काम किया जो पहले करना था। लेकिन अपनी जिद में बिना मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझे सड़क मार्ग से राहुल गांधी निकल पड़े। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के इस दौरे में से मणिपुर में तनाव बढ़ गया है। 13 जून के बाद से मणिपुर में हालात सामान्य थे, हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई और किसी की मौत भी नहीं हुई थी। जबकि आज मणिपुर में हिंसा में एक के मौत की खबर है और बीजेपी आरोप लगा रही है ये राहुल गांधी की वजह से हुआ है। सुनिए बीजेपी को। 13 जून से अब तक शांति थी, किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुर्घटना और किसी की जान नहीं गई थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है, दुखद खबर है। जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो यह उचित नहीं। राहुल गांधी चूराचांदपुर के राहत शिविर पहुंचे, विस्थापितों से मिले, उनसे बात भी की। किसी ने भी राहुल गांधी को चूराचांदपुर जाने से नहीं रोका। इसके बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको रोका जा रहा है। राहत शिविर में लोगों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, जिसमें लिखा कि वो मणिपुर में अपने भाइयों और बहनों की बात सुनने के लिए आए। यहां पर हर कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छे हैं और स्वागत करते हैं। ये बहुत दुखद है कि सरकार मुझे रोक रही है। अरे भाई, जब रोक रही होती तो मिलने देती, हेलीकॉप्टर मिलता आपको। राहुल गांधी जहां जाना चाहते थे वहां पहुंचे। मणिपुर पुलिस और प्रशासन ने यह तय किया कि राहुल की सुरक्षा में कोई समझौता ना हो। इसके बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें रोका जा रहा है।
देश का विपक्ष दरअसल इतना डेस्परेट हो गया है कि वो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए किसी भी मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष का कोई मुद्दा चल नहीं रहा। तो ऐसा लग रहा है ये वाला कार्ड फेंक के देखो, ये कार्ड फेंक के देखो, कुछ तो चले। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता है तो इधर से पीएम मोदी ऐसा मुद्दा छेड़ देते हैं कि विपक्ष बढ़ जाता है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के मुद्दे को ही देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाकर विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया। कल तक जो विपक्षी नेता एकजुटता की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 2024 में नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल होगा और एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, वही विपक्ष यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पा रहा। कल तक विपक्षी एकता की कस्में खाने वाले राजनीतिक दल अब अपना स्टैंड बदल रहे हैं। सवाल फिर वही कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट कैसे होगा जब यूसीसी के मुद्दे पे नहीं हो पा रहा। विपक्षी एकता के नाम पर सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है क्या? विपक्ष में अब ऐसी कई पार्टियां हैं जो या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में आ गई हैं या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि वो सैद्धांतिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अखबार सामना में लिखा गया है कि पीएम मोदी की राय से वो सहमत हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं होने चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा कि वो यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सबसे बात होनी चाहिए। तो 3 लोग तो वैसे ही अलग हो गए। बस फिर कहां एकता? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लाकर पीएम मोदी ने ऐसा दांव खेल दिया कि विपक्ष ही कंफ्यूज है। विपक्ष की कई पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा कि वो समर्थन करें, चुप रहें, खुलकर विरोध करें क्या। कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपने वोट बैंक के लिए यूसीसी का डर दिखा रही हैं और कह रही हैं कि अगर सरकार यूसीसी पर आगे बढ़ी तो देश में तूफान आ जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, ये हर बात पर तूफान ही लाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तूफान की बात कर रहे हैं, लेकिन यही डर अनुच्छेद 370 को लेकर भी दिखाया जा रहा था। तब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाया तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन सबको पता है कि अनुच्छेद 370 हट भी गया और वहां लाल चौक पर भी शान से तिरंगा लहरा रहा है। विपक्ष की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है कि यूसीसी के मुद्दे ने उन्हें बुरी तरह से फंसा दिया है। विपक्षी एकता का जो ढोल पीटा जा रहा था वो ढोल भी फटता दिख रहा है। विपक्षी एकता की शुरुआत जिस बिहार में हुई, उसी बिहार में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उनका सीधा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुआ। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना नहीं बल्कि लालू यादव को मूर्ख बनाना है, जिससे वो बिहार के सीएम बने रहे। अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। वालों, मुझे एक बात कहनी है, जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों, उनको भी मालूम है, इसलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनको प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है। खामखा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश बाबू यहीं रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। विपक्ष को यूसीसी में कंफ्यूज करके बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी मीटिंग भी की। प्रधानमंत्री आवास पर देर रात 5 घंटे महत्वपूर्ण बैठक चली है। बैठक में पीएम मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, संगठन मंत्री बीएल संतोष थे।
बैठक में कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। चर्चा यह भी हुई कि कैबिनेट में नए चेहरों को कैसे लाया जा सकता है, कुछ मंत्रियों को संगठन में वापस भेजा जा सकता है, कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, यह बताया जा रहा है। यानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी 2024 की तैयारियों के मोड में आ चुके हैं और विपक्ष अभी यही नहीं तय कर पा रहा कि किस मुद्दे पर साथ रहना है और किस मुद्दे पर अलग। पाठशाला में अब प्रेडेटर ड्रोन डील का दूसरा चैप्टर। आज अमेरिका से पीएम मोदी की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत आया और पीएम मोदी की ड्रोन डील पर सवाल उठाकर कैसे कांग्रेस ने ब्लंडर कर दिया। इस डील से जुड़ी एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में हमें क्या मिला, आज आपको बताते हैं। कल हमने पाठशाला में आपको बताया था कि राफेल डील की तरह ही ड्रोन डील पर कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ जो माहौल बना रही है, जो सवाल उठा रही है कि अरे मोदी जी भ्रष्टाचार कर दिए क्या, उसकी सच्चाई क्या है, हमने कल आपको डिटेल बताई थी। आज ड्रोन डील पर अमेरिका से पीएम मोदी की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत भी आ गया, जिसे देखने के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि कैसे पीएम मोदी की ड्रोन डील पर सवाल उठाकर फिर से कांग्रेस ने राफेल वाला ही ब्लंडर कर दिया। वही हुआ था ना, राफेल में चिल्ला रहे थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, 300 के पार सीटें चली गई। अब ड्रोन डील में चिल्ला रहे हैं ऐसा ना हो 350 के पार सीटें चली जाए। अमेरिका और भारत के बीच ड्रोन डील को लेकर यह सवाल उठाया गया कि अमेरिका से डील करने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक क्यों नहीं की गई। आज हम आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि जब भी किसी दूसरे देश से कोई बड़ा रक्षा सौदा होता है तो उसमें कितने चरण होते हैं और किस चरण में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है। शुरुआत से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी तक अगर आप देखेंगे कुल 11 चरण होते हैं। जब दो सरकारों के, सरकार टू सरकार, ये जब डील होती है, जैसे अभी अमेरिका और भारत की सरकार के बीच प्रेडेटर ड्रोन को लेकर डील हो रही है, इसमें 11 स्टेप होते हैं, 11 चरण। अमेरिका से ड्रोन की डील अभी किस स्टेज में है? अभी जो है वो 3rd स्टेज में। मतलब अभी सिर्फ ये पहले स्टेज में क्या हुआ, ये बताया गया कि भाई अमेरिका से पूछा गया कि अच्छा सुनो, तुमसे ये ड्रोन खरीदेंगे तो कितने में दोगे, कीमत पता लग गई। उसके बाद दूसरे स्टेज में बाकायदा पूरी रिसर्च हुई, डीआरडीओ की एक एजेंसी ने रिसर्च किया कि कितने ड्रोन की हमको जरूरत है, कैसा भौगोलिक इलाका है, कितने देर उड़ाना पड़ेगा, कितना वायुसेना को चाहिए, कितना थल सेना को। ये रिसर्च होने के बाद डीआरडीओ की रिसर्च में 31 ड्रोन चाहिए, इसका फिगर आया। तो जो लोग कह रहे हैं कि हवा में अपने मन से, अरे अपने मन से होता है कि उठे कह दिए सुनो 15 लेंगे, सुनो 20 ड्रोन लेंगे। रिसर्च हुई बाकायदा, फिर 31 ड्रोन का मामला आया। फिर तीसरे चरण में अभी जब मामला पहुंचा तो यह हुआ कि भाई रिक्वेस्ट दी गई कि हमको ये जरूरत है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से इसकी अप्रूवल ली गई, जो मैं आपको बता रहा था। वो डिटेल अभी आगे बताऊंगा। सीसीएस की बैठक कब होती है आपको पता है? ये होती है 9वें स्टेप पर जाकर। अभी हम कहां हैं? 3rd स्टेज में। 6 स्टेज पीछे हैं सीसीएस से, 6 चरण की अभी डीलिंग बाकी है। लेकिन नहीं, अमेरिका के साथ जो ड्रोन डील हो रही है वो पहले से तय फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के नियमों के मुताबिक हो रही है। इसमें टोटल 11 चरण है। एक एक चरण सुनिए। पाठशाला में आपको हम डिटेल इसलिए बताते हैं ताकि आप खुद उस खबर के मास्टर हो। अगली बार कोई पूछेगा तो बताइएगा स्टेज 1 में क्या होता है। पहले चरण में इसमें संबंधित देश से पूछा जाता है कि जिस मिलिट्री उपकरण की हमें जरूरत है क्या वो आपके पास मौजूद है, अगर है तो कितना में दोगे। इस डील में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ डिफेंस कॉर्पोरेशन से पूछा गया और जो जानकारी अमेरिकी सरकार ने दी उसी के मुताबिक डील की कुल कीमत 25,000 करोड़ रुपए पड़ सकती है, यह माना गया। मतलब एक अनुमान 25,000 करोड़। दूसरा स्टेज जब आता है तो संबंधित देश के पास वो उपकरण है, ये पता चल गया, देने को तैयार ये पता चल गया, अनुमानित कीमत पता चल गई, तो सेना की तरफ से AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को तैयार किया जाता है कि हमको जरूरत है। और इसी जरूरत को तय करने के लिए DRDO से रिसर्च कराया गया जिसमें यह आया कि 31 ड्रोन की जरूरत है।
फिर आता है तीसरा चरण, डीएसी यानी रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि रक्षा से जुड़ी डील पर फैसला लेती है। उसको बताते हैं कि भैया हमको इतनी जरूरत है, जिसे एओएन कहते हैं, वो मंजूरी देता है। यह मंजूरी 15 जून को मिली, मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले। मतलब आप घर से निकल रहे हैं, उसके पहले तय हो गया कि घर में आलू प्याज टमाटर की जरूरत है, और आपको बता दिया गया कि भैया बाहर जा रहे हो तो लेते आना। लेकिन लेते आने का मतलब ये नहीं कि वही तय कर दिया गया कि आलू 10 रुपए ही लाना और टमाटर 15 रुपए लाना। अभी बाहर जाकर मोल भाव होगा। अमेरिका के साथ ये डील अभी इसी स्टेज पर है। इसके बाद 8 चरण और हैं। चौथा चरण होता है, इसमें डील का लेटर ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस अमेरिकी सरकार को दिया जाएगा। 5वां चरण, इसमें अमेरिकी सरकार डील के लिए अपनी तरफ से लेटर ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस बनाएगी। 6ठा चरण, इसके बाद अमेरिकी सरकार की तरफ से बनाए गए ये दोनों ऑफर अप्रूवल के लिए अमेरिकी संसद में भेजे जाएंगे। अब बताइए, जो लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया, जो डील वहां की संसद पास करेगी, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि अमेरिका की संसद भी बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। जब वही अप्रूव करेगी तो फिर कैसे बेईमानी हो जाएगी? इसीलिए तो सरकार और सरकार के बीच डील होती है तो कहते हैं ट्रांसपेरेंट होती है। वहां की संसद भी सब कुछ देखेगी फिर अप्रूव करेगी। फिर आएगा 7वां चरण, अमेरिका की तरफ से दिए गए दोनों ऑफर की टेक्निकल जांच होगी। यह जांच अमेरिका की TCEC यानी टेक्निकल कंप्लायंस एवेल्युएशन कमेटी करती है। यानी जो ये मांग रहे हैं और जो हम दे रहे हैं वो हमको नुकसान तो नहीं दे देगा, ये सब अमेरिका चेक करेगा। फिर आएगा 8वां चरण, दोनों देशों की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी के पास जाएगी ये डील, और दोनों देश डील की कीमत, उपकरण की संख्या और क्वालिटी पर मोलभाव करेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहां पर जाकर कितने में ड्रोन खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे यह तय होता है। अभी इससे पहले ही चिल्लाने लगे इतना में खरीद लिया, इतना में खरीद लिया। जब कीमत तय हो जाएगी, आज थोड़ा गला मेरा गया हुआ है, जब कीमत तय हो जाएगी 8वें चरण में, तब 9वां चरण आएगा। इसके बाद डील से जुड़ी फाइल्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगी। वहां सीसीएस ये तय करता है कि इसे अप्रूव करना है या नहीं। भाई सीसीएस जो है वो बड़ी बड़ी डील को मंजूरी देता है। जब यही नहीं पता कि कितना पैसा लगेगा, जब यही नहीं पता कि क्या क्या हथियार उसमें लगेंगे नहीं लगेंगे, तो सीसीएस को दिखाएंगे क्या? इसीलिए सीसीएस की बैठक नहीं हुई है। यानी सीसीएस की बैठक का अभी कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए सवाल ही गलत है जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि डील के लिए सीसीएस की मंजूरी बिना लिए हुए नरेंद्र मोदी ने डील कर दी। फिर आएगा 10वां चरण। एक बार सीसीएस से अप्रूवल मिल जाने के बाद दोनों देश लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पर साइन करेंगे। और फिर आएगा 11वां चरण। इसके बाद तय समय पर मिलिट्री उपकरण की डिलीवरी होगी। अब इतना होने में अभी हम स्टेज 3 पर हैं और स्टेज 11 पर पहुंचने में अभी कम से कम भी 10 से 11 महीने लगेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी हड़बड़ी है इसे चुनावी मुद्दा बना देने की, चौकीदार चोर है पार्ट 2 लॉन्च कर देने की, कि अभी से ही चिल्लाने लगे। फिर पकड़ आ गए कि गलत बात कर रहे हैं। इस डील को लेकर यह आरोप भी लगाया गया कि मोदी सरकार 4 गुना ज्यादा कीमत पर अमेरिका से ड्रोन खरीद रही है। दूसरे देशों ने यही ड्रोन काफी सस्ते में खरीद लिए। इसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। जो ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदने जा रहा है, वही ड्रोन 5 और देश खरीद चुके हैं। उन देशों ने अमेरिका से कितनी कीमत पर ड्रोन लिया और हमें यह ड्रोन कितनी कीमत पर मिल रहा है, इसकी पूरी डिटेल हमने निकाली और आपको बताता हूं वो कितना पड़ा। अब देखिए, बेल्जियम ने खरीदा यही ड्रोन, बेल्जियम ने यह ड्रोन खरीदा, 4 ड्रोन खरीदे। कितने में खरीदे? 4,924 करोड़ रुपए के 4 ड्रोन खरीदे। तो एक ड्रोन कितने का पड़ा? एक ड्रोन इनको पड़ा 1,231 करोड़ का। 1,231 करोड़ का एक ड्रोन बेल्जियम को पड़ा। और इन्होंने जो ड्रोन लिया है वो भारत जो ड्रोन ले रहा है उससे कम फीचर वाला है, मतलब बेसिक मॉडल टाइप ले रखा है। फिर है यूएई। यूएई ने 18 ड्रोन खरीदे अमेरिका से, यही वाले ड्रोन, और उसकी कीमत कितनी चुकाई? 23,801 करोड़ रुपए चुकाए।
यानी एक ड्रोन की कीमत कितनी पड़ी? 1322 करोड़ रुपए। फिर खरीदा ताइवान ने, इसने 4 ड्रोन खरीदे। इसने कितने में खरीदा? इसने खरीदा 4924 करोड़ रुपए में। एक ड्रोन की कीमत 1231 करोड़, यानी उतनी ही कीमत पड़ी जितने में बेल्जियम ने खरीदा था। मोरक्को एक और देश है जिसने ये ड्रोन खरीदा। इसकी कीमत कितनी पड़ी? 4 ड्रोन इसने भी खरीदे, और इसने कितने? 8206 करोड़ रुपए में 4 ड्रोन खरीदे, यानी 2051 करोड़ रुपए का एक ड्रोन पड़ा। यूके एक और देश, इसने 16 ड्रोन खरीदे और इसकी कीमत चुकाई 9026 करोड़ रुपए, और इनको एक ड्रोन पड़ा 564 करोड़ रुपए का। अब सवाल आता है भारत कितने में खरीद रहा है। भारत ने जो अभी ये कीमत तय नहीं है, लेकिन जो अमेरिका ने कहा है उसके मुताबिक भारत ने 31 ड्रोन खरीदने का मन बनाया है, और इसकी कीमत अमेरिका की तरफ से अभी 25,215 करोड़ रुपए कही गई है। यानी एक ड्रोन भारत को कितने में पड़ रहा है? 812 करोड़ रुपए में। यानी कहां 1231 करोड़, 1322 करोड़, 1231 करोड़, 2000 करोड़ में लोग खरीद रहे हैं, और भारत 812 करोड़ रुपए में सबसे हाई एंड मॉडल खरीदने की बात कर रहा है। उसमें भी कह रहे हैं कि महंगा खरीद रहे हैं। सिर्फ यूके ने 564 करोड़ में खरीदे, और क्यों 564 करोड़ का पड़ा है यह अभी आपको आगे बताऊंगा। इसलिए भारत अभी तो और नेगोशिएशन होगा। अच्छा, उसमें कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा। लेकिन भारत के मुकाबले लगभग हर देश ने 50 से लेकर 120% ज्यादा कीमत पर यह ड्रोन खरीदे। तो यह कहना कि भारत ने घाटे का सौदा कर लिया, बिल्कुल गलत है। अभी तो सौदा हुआ भी नहीं है, लेकिन जो पहली कीमत बताई गई है उसमें भी भारत को फायदा हो रहा है। इस लिस्ट में सिर्फ एक देश ऐसा दिख रहा है जिसने भारत से काफी कम कीमत पर ड्रोन अमेरिका से खरीदे, और वो है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन उसमें एक पेच है, वो आपको बताता हूं। आप इस बात को समझिए कि कोई भी देश कोई मिलिट्री उपकरण अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदता है। उसे किसी देश को ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए चाहिए, किसी को अटैक करने के लिए भी ड्रोन चाहिए, किसी को लैंड यूज के लिए चाहिए, किसी को सी यूजेज के लिए चाहिए, मतलब समुद्र के ऊपर निगरानी के लिए। उस हिसाब से हर देश की डील की कीमत भी अलग होती है। आपको जिन देशों के बारे में मैंने बताया उनकी डील की डिटेल सुनिएगा, तब समझ में आएगा कि किसको क्या कीमत पड़ी और क्यों पड़ी। जैसे बेल्जियम ने 4 ड्रोन खरीदे, लेकिन वो बिना हथियार वाले ड्रोन खरीदे, यानी वो ड्रोन हथियारों से लैस नहीं है, आर्म्ड ड्रोन नहीं है। उसके बावजूद भी बेल्जियम को एक ड्रोन 1231 करोड़ रुपए का पड़ा। इसी तरह ताइवान और मोरक्को ने भी बिना हथियारों से लैस ड्रोन खरीदे। ताइवान को एक ड्रोन 1231 करोड़ रुपए और मोरक्को को 2051 करोड़ रुपए का पड़ा। अब आप कहेंगे मोरक्को ने भी बिना हथियार का खरीदा तो इसको ताइवान से महंगा क्यों पड़ा? क्योंकि इसने कुछ और फीचर लिए, इसलिए इसको उससे महंगा पड़ा। यूएई ने हथियारों से लैस 18 ड्रोन खरीदे और उसे एक ड्रोन की कीमत 1322 करोड़ रुपए पड़ी। अब बात करते हैं कि ब्रिटेन को इतनी कम कीमत कैसे चुकानी पड़ी, उसको सस्ता कैसे मिल गया। उसे एक ड्रोन 564 करोड़ रुपए का मिला, लेकिन उसकी वजह है उस ड्रोन का ना तो सर्टिफिकेशन है, ना उसमें सेंसर लगे हैं, ना ही हथियार लगा है। तो जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं और बेस मॉडल सस्ता पड़ता है और हाई एंड मॉडल महंगा पड़ता है, तो ऐसे समझिए कि ब्रिटेन ने सबसे सस्ता वाला मॉडल खरीदा है, बेसिक मॉडल खरीदा है, और बाकियों ने जैसे जैसे एडवांस मॉडल लिया उनकी कीमत बढ़ गई। अब बात करते हैं भारत की। भारत को एक ड्रोन 812 करोड़ रुपए का पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है, यह हथियारों से लैस ड्रोन है, इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी लगी हुई है। इतना सब कुछ लगा होने के बावजूद जिन लोगों ने लगभग इसी के आसपास का ड्रोन खरीदा था, उससे सस्ता भारत को पड़ रहा है। अमेरिका से होने वाली इस डील को लेकर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत ने महंगी डील कर ली।
आप ये समझिए कि भारत ना तो अमेरिका से कोई महंगी डील कर रहा है, ना ही कोई सस्ती डील अभी की है। दरअसल ये डील एफएमएस यानी फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के तहत हो रही है, जिसमें अमेरिका हाई एंड हथियार अपने करीबी देशों को अपनी किसी कंपनी के स्तर पर नहीं बल्कि अपनी सरकार के स्तर पर देता है। यह डील अमेरिका और उसके करीबी देशों के स्तर पर होती है और जिस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा जाता है या हथियार खरीदे जाते हैं वो कंपनी बैक सीट पर होती है। इसलिए यह आरोप लगाना कि ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के रिश्ते मोदी सरकार से गहरे हैं इसलिए डील की गई, यह आरोप भी सही नहीं लग रहा। इस डील में जो भी मोलभाव या एग्रीमेंट होते हैं दोनों देश आपस में करते हैं। इस डील की जांच सरकार की ही अथॉरिटी करती है। इस प्रक्रिया में संसद को भी शामिल किया जाता है, जिससे इस डील में भ्रष्टाचार की कोई जगह ही नहीं रहती, क्योंकि एफएमएस यानी फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के तहत होने वाली डील दोनों देशों के बीच बातचीत से होती है। इसमें महंगे दाम पर डील होने का सवाल भी नहीं उठता। इसलिए इसको नो प्रॉफिट नो लॉस डील भी कहा जाता है, जिसमें ना तो अमेरिका को कोई बहुत बड़ा फायदा ना कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो अपने सहयोगी देश को उसकी जरूरत के मुताबिक मिलिट्री उपकरण भी प्रोवाइड करता है। यह उसी तरह से है जैसे आप अपने किसी जानने वाली दुकान पर जाएं तो कई बार वो बिना किसी प्रॉफिट के सिर्फ कॉस्ट पर सामान दे देता है और कहता है कि आपसे क्या कमाना, आप तो अपने हो। वही अमेरिका भारत के लिए कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि अमेरिका की एयरफोर्स ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत के मुकाबले ज्यादा एडवांस ड्रोन जनरल एटॉमिक्स से बहुत सस्ते में खरीदे। भारत को तो पुराना माल सटा दिया है। भारत पुरानी टेक्नोलॉजी वाले कबाड़ ड्रोन जो स्टोरेज में पड़े हैं उसे महंगे दाम पर खरीद रहा है, यह कांग्रेस आरोप लगा रही है। हमने बहुत डिटेल में जाकर रिसर्च की, अपने सोर्सेस से जानकारी जुटाई, तब यह सारी जानकारी आपको बता रहे हैं। इन आरोपों की सच्चाई भी बताता हूं कि भारत को कबाड़ मिल रहा है। भारत जो ड्रोन खरीद रहा है वो 2016 वर्जन का MQ-9B है, जबकि अमेरिकी एयरफोर्स ने MQ-9A खरीदा था और MQ-9A की 2011 की कीमत दिखाकर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि भारत तो महंगा ड्रोन खरीद रहा है, जबकि ये सच ये है कि भारत MQ-9A नहीं बल्कि MQ-9B खरीद रहा है। मतलब जैसे आप 2011 मॉडल की कोई कार खरीदेंगे और 2016 मॉडल की कोई कार खरीदेंगे तो 2016 वाली मॉडल की कार में नए फीचर्स होंगे, नई टेक्नोलॉजी होगी तो वो महंगी होगी। वही हो रहा है। अमेरिका ने MQ-9A खरीदा था, उसकी कीमत बताकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए देखिए कबाड़ खरीद लिए। अरे भैया, इंडिया MQ-9A खरीद ही नहीं रहा, इंडिया MQ-9B खरीद रहा है। और आप ये भी जान लीजिए कि भारत जो MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है वो MQ-9A ड्रोन से कितना एडवांस है। MQ-9A जो यूएसए के पास मौजूद है और वो खुद इसको अपग्रेड कर रहा है, उसकी ऑपरेशनल लाइफ है 30,000 घंटे, जबकि जो भारत ड्रोन खरीद रहा है उसकी है 40,000 घंटे। 10,000 घंटे ज्यादा चलेगा ये ड्रोन। MQ-9A एक बार में 27 घंटे उड़ सकता है, भारत जो ड्रोन खरीद रहा है वो 40 घंटे उड़ेगा। अब आप बताइए कीमत ज्यादा होगी कि नहीं होगी। MQ-9A में वीडियो क्वालिटी HDR क्वालिटी की है, MQ-9B में वीडियो क्वालिटी HDR है, मतलब एकदम साफ पिक्चर दिखेगी जो भी दूर का फोटो खींच के देगा। चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, सब HD क्वालिटी में दिखेगा। MQ-9A इसकी रेंज है 8,000 किलोमीटर, इतना ही उड़ सकता है, जबकि भारत जो ड्रोन खरीद रहा है वो 9,300 किलोमीटर तक उड़ सकता है। MQ-9A इसमें वेदर सेंसर नहीं लगे, भारत वाले ड्रोन में सेंसर लगे हुए हैं वेदर वाले, और बहुत सारे और अपग्रेडेड चीजें हैं इसमें। तो पुराना माल पुरानी कीमत दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है वो अपने आप में फुस हो गया। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने अमेरिका से महंगे ड्रोन खरीदे हैं या खरीदने जा रहा है, उन्हें यह जानना चाहिए कि अमेरिका ने अपने MQ-9A ड्रोन को MQ-9B में अपग्रेड करने के लिए कितने रुपए खर्च किए। सुनिए, अमेरिका के पास अभी क्या है। अमेरिका, इसके पास MQ-9A ड्रोन अभी मौजूद है। इसको क्या बोल रहा है कि मुझे अपग्रेड करके दे दो, मतलब इसको बना दो क्या MQ-9B। जो भारत खरीदने जा रहा है वही अमेरिका इसको अपग्रेड करा रहा है, और अपग्रेड कराने की कीमत कितनी चुका रहा है। 5 ड्रोन अपग्रेड कराने की कीमत कितनी दे रहा है,
4,489 करोड़ रुपए, यानी एक की कॉस्ट पड़ी, एक ड्रोन पड़ेगा अपग्रेड कराने के लिए कितना, 897 करोड़ रुपए। और भारत को कितने में मिल रहा है एक ड्रोन? भारत का एक ड्रोन पड़ रहा है 812 करोड़ रुपए में। तो हम नया माल खरीद रहे हैं, एक ड्रोन 812 करोड़ रुपए में। अमेरिका अपने पुराने माल को अपग्रेड करा रहा है 897 करोड़ रुपए में। कौन सस्ता है भैया? लेकिन इस देश में डिफेंस के मामले में भी पॉलिटिक्स कर देते हैं। बिना सीसीएस की बैठक हुए और बिना डील फाइनल हुए कांग्रेस ने आरोप लगाए कि डील में भ्रष्टाचार हो गया, अमेरिका को पैसे बढ़ाकर दिए जा रहे हैं। आपको उस डील के बारे में भी बताता हूं जो यूपीए की सरकार में हुई थी। उन्होंने भी एफएमएस रूट से अमेरिका से डील की थी। यह डील 10 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए थी। इस डील के लिए 19 अक्टूबर 2009 को डीएसी ने 9,415 करोड़ रुपए का एक्विजिशन ऑन एओएन जो है वो ग्रांट किया था। जब 14 जून 2011 को डील हुई, मतलब कि 2 साल बाद, तब तक इसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई थी आपको पता है? 18,645 करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट डबल। कहां जब बताए थे कि जरूरत है कितने में होगा तो 9,415 करोड़ रुपए की बात हुई थी। डील होते होते 18,645 करोड़ रुपए की डील हुई। यानी कई बार डील की रकम फाइनल होते होते बढ़ भी जाती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि घोटाला हुआ है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बन रहे ड्रोन को आगे नहीं बढ़ा रहे। इसका सच भी आपको बताता हूं। भारत के पास इस समय तपस BH-201 ड्रोन है जो देश में ही बने, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। लेकिन ये ड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड पर काम करने वाले हैं, मतलब बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। जबकि देश की तीनों सेनाओं ने ड्रोन के लिए जो एओएन भेजा था उसमें हाई एल्टीट्यूड ड्रोन की जरूरत बताई गई। उसमें ऐसे ड्रोन चाहिए थे जो कई घंटों तक हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड में लगातार उड़ान भर सके। भारत में निर्मित ड्रोन एक बार में 926 किलोमीटर तक निगरानी रख सकता है। वहीं प्रेडेटर ड्रोन 9,260 किलोमीटर तक निगरानी रख सकता है। प्रेडेटर ड्रोन का पेलोड यानी भार, हथियार उठाने की क्षमता भी ज्यादा है। तपस ड्रोन जो भारत का है वो अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन से के मुकाबले अलग अलग परिस्थितियों के लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेडेटर ड्रोन की जगह तपस से काम चला लिया जाए। भाई तपस दूसरी जगह काम आएगा, जहां मीडियम एल्टीट्यूड पर उड़ाना है, कम दूरी जाना है, जहां ज्यादा जरूरत है वहां प्रेडेटर काम आएगा जब खरीदा जाएगा। यह भी आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका से सीधे ड्रोन खरीदे जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया गया। भारत जो 31 ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा उसमें से केवल 10 ड्रोन बने बनाए आएंगे क्योंकि अभी जरूरत है, तुरंत चाहिए, और बाकी 21 ड्रोन भारत में असेंबल होंगे जैसा राफेल के साथ हुआ। इंजन, रडार, प्रोसेसर, लैंडिंग गियर, सेंसर से जुड़े कई जरूरी कंपोनेंट्स भारत में बनेंगे। जनरल एटॉमिक्स ने इस काम के लिए बहुत सारी भारतीय कंपनियों की पहचान भी कर ली है। इन ड्रोन्स का रिपेयर और मेंटेनेंस भारत में होगा। साथ ही सरकार का कहना है कि करीब 15 से 20% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी जनरल एटॉमिक्स से किया जाएगा। तो एक डील जो अभी होनी है, फाइनल होनी है और भारत के लिए बहुत जरूरी है, उसमें भी बिना फैक्ट्स के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। अब अमेरिका से जानकारी आई, सारी जानकारी हमने जुटाई, तो वहां भी नरेंद्र मोदी क्लियर निकल गए। तो फिर वही होगा। पिछले बार चौकीदार चोर है बोल रहे थे तो 300 के पार चले गए थे। अब यही कीजिएगा, फिर चौकीदार चोर है पार्ट 2 लाइएगा और इस तरह के बेकार के आरोप लगाइएगा तो फिर 350 हो जाएगा। काम का ना काम कीजिए। पाठशाला में अब चांद पर जा रहे भारतीय चंद्रयान की अनसुनी कहानी का चैप्टर। पीएम मोदी ने हौसला दिया और अब भारत चांद पर इतिहास लिखने वाला है। मैं फिर से माफी मांग रहा हूं, आज मेरा गला जो है वो बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन क्लास लेनी थी तो मैं आ गया और बोलते बोलते और ज्यादा गला खराब हो गया, तो माफी मांग रहा हूं। इसमें टेक्नोलॉजी का कोई दोष नहीं है, मेरे गले का दोष है। भारत वो तस्वीरें कभी नहीं भूलेगा जब चंद्रयान 2 में कुछ कमी रह गई थी और पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को हौसला दिया था।
तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। आपको याद है ना ये तस्वीर, 7 सितंबर 2019, जब इसरो के प्रमुख रोने लग गए थे और पीएम मोदी ने गले लगा लिया था क्योंकि चंद्रयान 2 की लैंडिंग ढंग से नहीं हो पाई थी। देश ने ये तस्वीरें देखी थी और उस तस्वीर को जब लोग देख रहे थे, कुछ मोदी विरोधी इसका भी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन देखिए उस तस्वीर ने क्या किया। वो जो पीठ सहलाई गई, वो जो हौसला दिया गया, वो जो ढाढ़स दिया गया, जो कहा गया कि कोई बात नहीं, करो ना, अगली बार होगा, उसका नतीजा ये हुआ कि इस मिशन के अगले प्रयास में सफलता हमारी साथ होगी। इस विश्वास ने कमाल करके दिखाया और इसी हौसले की वजह से भारत के वैज्ञानिकों ने फिर से मिशन चंद्रयान की तैयारी पूरी कर ली और अब चंद्रयान का तीसरा मिशन लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 3 के लॉन्च की डेट आ चुकी है। पीएम मोदी ने जो हौसला दिया, उससे भारत चांद पर नया इतिहास लिखने जा रहा है। इसलिए कभी भी हौसले को कम करके नहीं आंकना चाहिए। कभी भी ये गले लगाना, ये हिम्मत देना, ये कम नहीं होता। यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन खिलाड़ियों के साथ करते हैं जो कहीं से भी हार कर आते हैं और फिर देखिए मेडल पे मेडल आता है। अपना इसरो, अपने साइंटिस्ट कमाल के हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम ने गले लगा लिया इसलिए ये हो रहा है, लेकिन उस गले लगाने से उनमें फिर से विश्वास जागा कि नहीं यार, करके दिखाना है। सारा टैलेंट उन्हीं का है, लेकिन विश्वास जब देश के प्रधानमंत्री ने पास किया तो नतीजा सबके सामने। चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान पूरी तरह तैयार है। चंद्रयान को ले जाने वाले रॉकेट LVM-3 की असेंबली है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर पर चल रही है। फाइनल राउंड के टेस्ट पूरे हो जाने के बाद चंद्रयान 3 की 13 जुलाई को लॉन्चिंग होगी और इस बार पूरी उम्मीद है कि भारत चांद की सतह पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतार देगा, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की तुलना में अपग्रेड और एडवांस्ड वर्जन इसका बनाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 चांद की सतह से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर नष्ट हो गया था। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा ताकि आपको यह भरोसा हो सके कि चंद्रयान 3 इस बार चांद पर लैंड ही नहीं बल्कि इसका रोवर चांद की सतह पर चलेगा भी। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा दुनिया में। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट लैंड करा चुके हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही पूरी प्रोसेस होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए। मैं तो टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स की मदद से पहुंच गया, इतना आसान होता नहीं। 3 हिस्से तैयार हुए हैं जिन्हें मॉड्यूल कहते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसके अंदर चंद्रयान मिशन का रोवर रखा गया है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की सतह पर उतारने में मदद करेगा। और तीसरा है रोवर, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल से बाहर निकलकर चांद की सतह पर घूमेगा। ये जो रोवर देख रहे हैं, ये घूमेगा और इसरो तक चांद के बारे में जानकारियां भेजेगा। पिछली बार चंद्रयान 2 के साथ ऑर्बिटर भी भेजा गया था, जो अभी भी चांद के चक्कर लगा रहा है। इसलिए इस बार ऑर्बिटर की जरूरत नहीं है। पिछली बार 2019 में चंद्रयान 2 का पूरा मॉड्यूल ही चांद की सतह से करीब 2 किलोमीटर ऊपर गायब हो गया और फिर नष्ट हो गया। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी विक्रम लैंडर खत्म हो गया था। ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उसकी आखिरी तस्वीरें हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने की आशंका ना के बराबर है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको बताता हूं। चंद्रयान 3 में इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा इसके सेंसर में कई सुधार किए गए। पिछली बार विक्रम लैंडर के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आने की वजह से चंद्रयान 2 के साथ हादसा हो गया था। इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल के लैंडिंग बेस को भी मजबूत किया गया है, यानी वो हिस्सा जो चांद की सतह पर लैंड करेगा। आसान भाषा में कहूं तो चंद्रयान के 4 पैर हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 में ज्यादा एनर्जी के लिए बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए गए। लैंडिंग के समय चंद्रयान की स्पीड कंट्रोल करने के लिए लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर उपकरण भी लगाया गया है।
इसके अलावा लैंडिंग के दौरान चंद्रयान की एल्गोरिदम को भी बदल दिया गया है और नया सॉफ्टवेयर जोड़ा गया है ताकि तय जगह पर लैंडिंग करने में कोई दिक्कत हो तो तुरंत दूसरी जगह पर लैंडिंग करवाई जा सके। यानी चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कहीं ज्यादा एडवांस है। अब आपको यह भी समझा देता हूं कि चांद पर चंद्रयान 3 भेजने का मकसद क्या है। वैसे इस रेस में भारत अकेला नहीं है, दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इस वक्त चांद के पीछे पड़ी क्योंकि चांद की सतह खनिजों का कीमती खजाना है। इसलिए जनवरी 2019 में चीन ने अपना मून मिशन चेंग-ई 3 चांद पर उतारा था। इस मिशन में चीन ने U2 नाम के रोवर को चांद की सतह पर चलाया था और यह मिशन अब भी एक्टिव है। इसके अलावा अमेरिका 2025 तक आर्टेमिस मिशन के तहत चांद की सतह पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तब अमेरिका ने इसी मिशन पर भारत की मदद मांगी थी। अब भारत इस मिशन पर अमेरिका की मदद करेगा। चांद पर धरती से 10 गुना ज्यादा खनिज मौजूद है जिसे पाने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मून मिशन पर काम कर रही है। चांद पर मौजूद पहला खनिज है रेयर अर्थ मेटल, जिसका चांद पर बहुत बड़ा भंडार है। इसकी मदद से एनर्जी पैदा करने वाले सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। सुपर कंडक्टर से बिजली का नुकसान 0 हो जाता है। अभी बिजली पैदा करने से सप्लाई तक करीब 40% वेस्ट हो जाती है। लेकिन सुपर कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ही गला चला गया। दूसरा खनिज है टाइटेनियम। इससे दुनिया का सबसे मजबूत लेकिन वजन में हल्का मटेरियल बनाया जा सकता है जिससे लंबी दूरी के रॉकेट बनाने में मदद मिलेगी। तीसरा है हीलियम। यह सबसे क्लीन एनर्जी है। जैसे कोयला से एनर्जी बनाने में बहुत प्रदूषण फैलता है, जबकि हीलियम से बिजली बनाने में प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा चांद पर पानी और ऑक्सीजन मिलने की भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो चांद पर इंसानों को बसाए जाने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 अगले महीने उड़ान भरने वाला है और इस बार पूरी उम्मीद है कि भारत चांद पर अपने कदम रख देगा। पाठशाला में अब बारिश से मची तबाही की डरा देने वाली तस्वीरों का चैप्टर। कुछ दिन पहले पूरा देश गर्मी से हांफ रहा था। लगातार चल रही लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया, लेकिन मॉनसून की रफ्तार पकड़ते ही तस्वीर ही बदल गई। देश भर में मॉनसून की बारिश ने गर्मी से तो राहत दिलाई, लेकिन कई इलाकों में बारिश लोगों के लिए आफत बनी। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक 23 राज्यों में मॉनसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें पुल बह गए, मैदानी इलाकों में बाढ़ आ गई और पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रही है। फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों की जान आफत में। सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतरना पड़ा है। आज पाठशाला में मॉनसून की बेकाबू रफ्तार की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बारिश आफत बनकर टूट पड़ी। भारी बारिश से उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ टूट रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे की, जहां बारिश की वजह से महज 10 सेकंड के अंदर पहाड़ का बड़ा हिस्सा सैकड़ों फीट की ऊंचाई से हाईवे पर आ गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही, लेकिन पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा। इसी तरह कई और तस्वीरें सामने आई हैं।